प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। शहबाज शरीफ साहब जिनके हवाले से कल अदालती फैसला आया था लाहौर हाई कोर्ट से कि उनका नाम ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया जाए और उनको एक मरतबा बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। जब वो बाहर जाने लगे तो उनको रोक दिया गया और कहा गया कि आपका नाम बदस्तूर ब्लैक लिस्ट में मौजूद है। अब इस पर सवाल ये पैदा होता है और हुकूमत का मौक़िफ़ ये सामने आया कि इन्होंने जो ऑर्डर आया था उसकी तामील नहीं करवाई, यानी हम तक वो ऑर्डर पहुँचा नहीं, क्योंकि ये शाम 5 बजे ऑर्डर आया और उसके बाद जो है वो अमला जा चुका था। इस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं था और रात के वक्त जो है वो इन्होंने बाहर जाने की कोशिश की जब तक कि उस पर ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं हुआ था। अब दोनों जो अपोजिशन और हुकूमत अपना जो कानूनी रास्ते हैं वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने उनके हक़ में फ़ैसला आ गया था, वो बाहर नहीं जा सके। अब वो क्या रास्ता इख्तियार करेंगे, उनके पास कानूनी ऑप्शंस कौन से हैं और हुकूमत जो है क्या वाकई ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है जैसा कि अपोजिशन ने या मुस्लिम लीग नून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। एक तो हम इस पर बात करेंगे और दूसरा ये है कि मरियम और जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के हवाले से जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है हुकूमत की तरफ से आम लोगों के लिए या कम आमदन जो तबका है उनके लिए, तो उस पर अब किस तरह से काम होगा और किस तरह से इक़दाम उठाए जाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट्स हुकूमत ने शुरू किए हैं क्या वो उस वादे की तकमील हो सकती है जो हुकूमत ने 50 लाख घरों के हवाले से किया था, इसका स्ट्रक्चर क्या है, या किन लोगों के लिए, इस पर हम प्रोग्राम के आखिरी से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवाता हूँ। जी, चौधरी जाफ़र इकबाल साहब मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ससी पलीजू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं, बहुत शुक्रिया। फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात, और इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तर्जकार हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद और शुक्रिया। सबसे पहले चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, शहबाज शरीफ साहब ने मेक श्योर किया बगैर कि उनका नाम जो है वो निकल गया है ब्लैक लिस्ट से और उन्होंने ना कोई दरख्वास्त दी। ये फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ था कि अगर आपने के हक़ में ऑर्डर आया है तो आपने वफाकी हुकूमत को या वज़ारत दाखिला को कोई दरख्वास्त ही नहीं दी और आप वो ऑर्डर लेकर चले गए हैं एयरपोर्ट पर। तो एयरपोर्ट पर जो इमिग्रेशन का अमला है उसने उस ऑर्डर के मुताबिक फ़ैसला नहीं करना, उसने तो फ़ैसला करना है जो सिस्टम के अंदर लिस्ट आ रही है, तो उसके मुताबिक उन्होंने वहाँ जाने से रोक दिया। आप क्या समझते हैं, कहाँ पर गलती हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। गलती सबसे बड़ी ये है कि जिस शख्स ने इस मुल्क को कौम की खिदमत की और ख़िदमत करने की कोशिश की वो सारे इन मराहिल से गुज़रा है। आप तारीख़ उठा के देख लीजिए और खंगा लीजिए सारे और आँख। फवाद चौधरी साहब के पास वो दरख्वास्त भी मौजूद होगी जो जनाब इमरान खान साहब ने अपने हाथ से लिखी थी और फिर उसके नीचे जुल्फ़ी बुखारी साहब ने दस्तखत किए थे और उस वक़्त के निगरान वज़ीर दाखिला को गई थी और 3 घंटे के अंदर, अब वो दिन निकाल लीजिए, वो वक्त निकाल लीजिए, दफ्तर का टाइम था नहीं था, वो सारी चीज़ें निकाल लीजिए। फवाद चौधरी साहब के पास वो सारी दस्तावेज़ात भी होंगी जब वो परवेज़ मुशर्रफ की वकालत किया करते थे, उनके पास वो सारी दस्तावेज़ात और दरख्वास्तें भी होंगी जब वो आसिफ अली जरदारी साहब के तर्जमान थे, उनके पास वो सारी दस्तावेज़ात भी होंगी जब वो चौधरी शुजात हुसैन के बराबर बैठा करते थे, और आज उनके पास सारी वो दरख्वास्तें मौजूद हैं जो जनाब इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की हमायत करती हैं। फवाद चौधरी साहब कहाँ से उनकी चाबी घूमती है, वो क्या कहते हैं, वो कैसे इक़्तिदार में आए, कैसे पार्टी का हिस्सा बने, ये फ़ारूक हबीब साहब से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। कल जब अदालत के अंदर ये फैसला हुआ तो क्या कोई बताना पसंद करेगा हुकूमती तर्जमान कि FIA के कितने ऑफिसर्स वहाँ मौजूद थे? क्या कोई ये बताना पसंद करेगा कि हुकूमत का एक नुमाइंदा जो अटॉर्नी जनरल की सूरत में हो, डिप्टी अटॉर्नी जनरल की सूरत में, एडवोकेट जनरल की सूरत में, वो कितनी तादाद में मौजूद थे जब ये फैसला हुआ? मैं बता दूं इसका जवाब पसंद करेंगे। इसका जवाब मैं दे देता हूं, अदालत, क्योंकि मैं अदालत के अंदर उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया या नहीं दिया, इसका तो वजाहत आ जाए ना, अभी फिर आगे चलते हैं। एक तो ये कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने आर्गूमेंट दिए थे, वो उन्होंने पूरा दलाइल दिए और दोनों हिस्सों में जो समाअत 2 हिस्सों में हुई थी उसमें वो मौजूद रहे। राना अब्दुल शकूर साहब डिप्टी अटॉर्नी जनरल वहाँ पर मौजूद थे। दूसरी बात यह है कि जो इदारों जिनको फरीक बनाया गया था FIA को, चूंकि कल ही समाअत फिक्स हुई थी, तो नॉर्मली ये होता है कि जिस दिन समाअत होती है उस दिन नोटिस जारी कर दिए जाते हैं इन तमाम इदारों को कि वो अपना जवाब जमा करवाएं, लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। किसी भी इदारे को नोटिस नहीं दिया गया कि जवाब जमा करवाएं, क्योंकि जब जवाब जमा होता है तो फिर उनके वकाला भी आते हैं उस जवाब को लेकर, तो ये प्रोसीजर हुआ नहीं, अदालत की तरफ से ही नहीं इनिशिएट हुआ। तो ये जो आपका सवाल है उसका जवाब तो ये है सर।
जी देखिए, एक तो ये है कि ECL पे मियां शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं जी, और वो कोई ब्लैक लिस्ट इन्होंने बनाई है, वो किन लोगों के लिए होती है उसकी ठीक है। तशरीह भी आप कर दें, और ठीक उसमें है। किस कमाश के लोगों को शामिल किया जाता है। जी, और जब हुकूमती वहाँ नुमाइंदे मौजूद थे जिन्होंने दलाइल दिए, तो फिर हुकूमत तक बात पहुँचाना उनका काम था। ठीक है। चलें, अब ये आपके जो सवाल आगे इसका जवाब फारूक हबीब साहब देंगे। फारूक हबीब साहब, जब अदालती फैसला आ गया कि इनको वन टाइम जो है वो ट्रैवल करने दिया जाए, तो हुकूमत ने क्यों नहीं ट्रैवल करने दिया? नाम तो उनका निकाला जा सकता था ब्लैक लिस्ट से, अगर वो कह रहे हैं कि जुल्फे बुखारी का निकाला जा सकता था, तो इनका क्यों नहीं निकाला जा सकता था? आपने कहा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उन्होंने रात के अंधेरे में फरार होने की कोशिश की, जबकि वो तो अदालती हुक्म के बाद जा रहे थे। फरार कहां से हो रहे थे फारूक हबीब साहब? देखें बात यह है कि मैंने क्यों कहा ऐसा फरार होने की कोशिश की। फरार होने की कोशिश इस वजह से की कि जब ये इक़्तिदार में नहीं होते तो आप इनकी तारीख उठा के देख लें। जब इनको सजाएं हुई थी उस वक्त ये मुशर्रफ से डील करके मुल्क से बाहर चले गए थे। पिछली बार नवाज शरीफ ने बीमारी का जो बहाना बनाया, जो ड्रामा रचाया, वो आपके सामने है। ऑस्कर परफॉर्मेंस उन्होंने दी और आज तक एक इंजेक्शन उनको नहीं लगा। वो 1.5 साल से वो बाहर हैं। जिस अदालत ने जमानत दी थी उसी अदालत ने उनको एब्सकॉन्डर भी करार दे दिया। वो पाकिस्तान नहीं आए उनके कहने के ऊपर। आज ये तौहीने अदालत के फतवे खुद से जारी कर रहे हैं। क्या उस वक्त तौहीने अदालत नहीं हुई? क्या वो तौहीने अदालत नहीं है? और ये फैसला अदालत ने करना है कि उनकी तौहीन है या नहीं है। लिहाजा अदालती इख्तियारात को ये अपने हाथ में न लें। दूसरी चीज़ ये है कि शहबाज शरीफ कोई आम मामला नहीं है। उनके ऊपर 7 अरब का तो सिर्फ नैब का केस है। FIA अलग से मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रहा है। अगर ब्लैक लिस्ट के अंदर नाम है तो उसका भी एक प्रोसेस है ना, एक प्रोसीजर है। अगर वो जजमेंट आई है तो जजमेंट जो है वो आया DG FIA को सर्व हो गई है, उन्हें मिल गई है। जिस तरह आपने वजाहत की कि नोटिस तो जारी नहीं हुए, बगैर उनके नोटिस जारी किए गए एक चीज़ सामने आ जाती है। एक और लिस्ट है जिसको आप PNIL के नाम से है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो 2696 मौजूद है 2017 का, कि कोई ऐसा शख्स जो कि किसी ऐसे क्राइम में मुलव्वस हो जिसका मुल्क से निकलने का खदशा हो, और ECL के प्रोसेस को मुकम्मल करने के ऊपर एक वक्त लगता है, 15 से 1 महीना लगता है, तो उसको PNIL के अंदर जो है वो FIA डाल सकती है। FIA के पास इख्तियार है, वो किसी को भी रेड लिस्ट में, वॉच लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट के अंदर और PNIL के अंदर जो है वो डाल सकती है। और बात यह है कि इसके अंदर शहबाज शरीफ का जो मामला है वो कितना ऐसा मामला है कि आप आज दरख्वास्त देते हैं, टिकट पहले बुक करते हैं, दरख्वास्त बाद में देते हैं, फैसला आ जाता है रात को, आप रात के अंधेरे में बेताबी बेचैनी से निकलने की कोशिश रात को जाती है। और रात से कल से देखें, आप भी इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे रात के अंधेरे में सर बेशुमार नहीं सर बेशुमार फ्लाइटें जाती हैं, दिन की रोशनी में भी जाती। जब मैं रात के अंधेरे की बात कर रहा था तो जो ये काम करते हैं उनको समझ आ गई थी मैं क्यों ये बात कर रहा था। वो रात के अंधेरे का मतलब ये नहीं है कि रात को फ्लाइट जाती थी, वो हमेशा इनका ये होता है कि छुप छुपा के निकल जाएं। पंजाबी में उसे कहते हैं नीवे नीवे होकर निकलना। और बात यह है कि हम यहाँ पर आप फेस ना करें अदालतों को। अगर आप इतने बड़े कौमी रहनुमा हैं, इतनी बड़े लीडर हैं, इतनी खिदमात की हैं आपने जो भी बता रहे थे, तो भाई फिर आप मुकदमात को फेस कर लें, क्योंकि टीटियों का केस तो आप पर है। ये निसार अहमद और ये अली अहमद गिल जो थे ये आपके ही फ्रंटमैन थे, सलमान शहबाज के क्लास फेलोज थे। शुएब कमर कैश बॉय था जिसके जरिए ये पैसा टीटियों का आपके अकाउंट्स में आता था। उसका तो आप एक जवाब नहीं बता सके। और जब नैब ने इनको गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार करने से पहले शहबाज शरीफ ने अपनी हाई कोर्ट से जमानत खुद वापस उठा ली थी, क्योंकि उस वक्त जमानत इनकी कैंसिल हो रही थी। तो इन्होंने कहा जमानत उठा लें। अगर उस वक्त इनके पास सबूत होते तो कहते ये ले जी, ये टीटियां मेरे अकाउंट में आई हैं, ये इसके जराए हैं, ये मैं बता देता हूं, आपका केस खत्म हो जाता। जी इरशाद आरिफ साहब, सर मुझे ये बताइए, ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इसमें अब आप क्या समझते हैं कि गलत किया कि जी वो उन्होंने दरख्वास्त उस ऑर्डर के मुताबिक नहीं दायर की है FIA के पास और वो डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुंच गए? आप इस फैसले में कुछ हैरानकुन चीज़ें देखते हैं क्या कि नोटिस नहीं हुए या दूसरा जो फरीक है उनको सुना नहीं गया? देखें, मैं कोई माहिर कानून तो नहीं हूँ। मैं कानूनी जो पेचीदगियाँ हैं या कानूनी नुक्ते हैं वो तो मुझे इल्म नहीं है। ठीक, जो नॉर्मल प्रैक्टिस है, पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से
इदारों के दरमियान एक कशमकश है इख्तियारात की जी और ताकत की और रोब दबदबे की और अपने अपने दायरा कार को वसी करने की। रियासत के 3 स्तून हैं, पार्लियामेंट है, अदलिया है, इंतज़ामिया है। जी पार्लियामेंट ने तो ये कोशिश ही नहीं की कि जी मेरी जो अपनी ताकत है मैं उसको इस्तेमाल करूं, कुछ आके वो उसके तोसी की ख्वाहिशमंद हो। वो अपना काम ही माशाल्लाह वो बस धक्का स्टार्ट ही आप कहना चाहिए और कुछ नहीं है। लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है पार्लियामेंट में और जो काम करने के हैं वो बहुत कम होते हैं और ज़रूरत के तहत होते हैं। ये नहीं हुआ कि कोई पेश भी नहीं होती हो। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि पूरी दुनिया में जो लोग मुल्क दुश्मनी में, दहशतगर्दी में या तखरीब कारी में मुलव्वस लोग होते हैं जी उनको उठाने का, उनसे इन्वेस्टिगेशन करने का, उनके जो प्रोसेस है वो एजेंसियों को इख्तियारात हासिल हैं। पाकिस्तान में इतनी बड़ी दहशतगर्दी हुई, इतने बड़े दहशतगर्द नेटवर्क वजूद में आए, उन्होंने पाकिस्तान को तबाही के किनारे पहुंचा दिया। एक वक्त आया जब ये समझा जा रहा था कि इस्लामाबाद पर भी दहशतगर्द हमला करने वाले हैं, लेकिन आज तक हमारी एजेंसियों को ये इख्तियार नहीं है। वो दहशतगर्द है, वो तखरीबकार है, वो मुल्क दुश्मन है, लेकिन हमारी एजेंसियों को ये इख्तियार हासिल नहीं है। वो अदालतों में जाते हैं, वो बरी हो जाते हैं और फिर वो तखरीबकारी। लेकिन आज तक पार्लियामेंट को, किसी हुकूमत को ये तौफीक नहीं हुई कि वो कानून साजी कर सकें कि पता हो किसी को अगर गिरफ़्तार करना है कितने दिन आप रख सकते हैं और कितने दिन के बाद आपको पेश करना पड़ेगा, ताकि उनके वरसा को भी पता हो और वो एजेंसियाँ भी जवाबदेह हों अदालतों के सामने और अदालतों को भी मालूम हो कि हमने क्या करना है, नहीं करना है। ये सूरत हाल है। जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो फिर वही कुछ होगा जो हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी हुई है कि एक इश्तहारी का नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया गया है। यानी इश्तहारी का अदालत में पेश हुए बगैर जो एक नुमाइंदा, यानी नुसरत शहबाज साहबा की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी जगह पर एडवोकेट नवाज जो हैं वो उनके नुमाइंदे मुकर्रर हो गए, वो उनकी हाजिरी लगाया करेंगे। यानी उनकी इश्तहारी का स्टेटस खत्म हो गया नुसरत शहबाज का बगैर पेश हुए। मैं कह रहा हूँ कि जब इदारे अपनी हदूद से निकलेंगे तो फिर सिर्फ एक नहीं निकला गया पर दूसरा भी निकलेगा। यानी एक ने निकल के खेलने की कोशिश की, दूसरे भी कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं? आपको मौका, सर मैं अगर शशि पलेजो साहबा भी साथ हैं, अब क्या करूं मैं, उनको भी तो मौक़िफ़ ले लूं, फिर आप सबका जवाब इकट्ठे दीजिएगा। मैं 2 मिनट दे दें मुझे बस। शशि पलेजो साहबा, कहाँ गलत हुआ है, किसने गलत किया? शहबाज शरीफ साहब ने किया, हुकूमत ज़्यादती कर रही है, शहबाज शरीफ भागने की कोशिश कर रहे थे, क्या हो रहा था? आपकी राय क्या है इस पर? बहुत शुक्रिया असद साहब। मैं तो बड़े इनमाक से सबको सुन रही हूँ और हर किसी की अपनी अपनी राय है, सबका हक है अपने अपने पार्टी को, लोगों को डिफेंड करे। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो भाई अब मुझे तो पता नहीं है कि इतने, क्योंकि ऐसे अनोखे रिलीफ हमें नहीं मिले जैसे पीटीआई को दूसरी जमातों को मिले हैं। अब बहरहाल लेकिन सियासी इख्तिलाफ अपने जगह पर जो शहबाज शरीफ साहब के केस में मुझे ये लगता है कि एक तो अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो बहुत सारे मुकदमात है उसमें जेल गए मुख्तलिफ लोग, हमारे भी और नून लीग के भी, तो वो भी बग़ैर किसी उसके सालों साल चलते रहे। लेकिन बहरहाल खुर्शीद शाह साहब अभी भी जो है वो जेल में है, उनकी तो ज़मानत भी नहीं होती। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को वाकई कैंसर की बीमारी है और वो वक्तन फ़वक्तन बाहर जाते हैं, और अगर अदलिया ने, अदालत ने उनको इजाज़त दी है तो मेरे ख्याल में वो पहले भी गए थे, वापस आ गए थे, तो अभी भी वो जाते तो वापस आ जाते। इसमें तो कोई अनोखी बात मुझे नज़र नहीं आती। लेकिन बहरहाल ये भी हकीकत है कि हम पर तो पिछले हफ्ते अभी मज़ीद रेफरेंस दायर किए गए हमारी लीडरशिप पे, आपने देखा। तो यहाँ अगर ज़मानत मिली है, हमने तो मुबारकबाद भी दी शहबाज शरीफ साहब को। तो अब ये जो हैसियत के हवाले से सियासत न की जाए तो बेहतर है। हर कोई इंसान है, कमी पेशी जो हैसियत के हवाले से सबके साथ रहती। लेकिन उसमें अदालत में ये चीज़ें डिस्कस हुई ना कि उनको हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, वो रूटीन का चेकअप कराने जाते हैं, तो ईद के बाद चले जाएं, बाकी इदारों का जवाब ले लें कि उनको क्यों ब्लैकलिस्ट में या जो दूसरी लिस्ट है PINC उसमें क्यों डाला गया है, जवाब ले लें, फिर उनको जाने दें। मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, वो कंसल्टेशन तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ये नुक्ता बहरहाल जरूर डिस्कस हुआ अदालत में। मुख्तसरन मैं ये कहूँगी, मुख्तसरन कि अब तक जो भी नैब के या दूसरे जो भी केसेस रहे हैं अपोजिशन के खिलाफ, आप बताएं, आपको भले आप टीवी पर, खैर आप बड़े ही न्यूट्रल मजे हुए एक हैं एंकर पर्सन हैं और देखते नजर रहती है आपकी टीम की, लेकिन नैब को बिल्कुल एक टूल की तरह
अपोजिशन के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल किया गया है और यहाँ चार्ज पहले लग जाते हैं, कटड़े में पहले खड़ा कर देते हैं पीटीआई के लोग और उनके जो साथी हैं, और मुंसिफ भी ये हैं, सुनवाई भी ये खुद करना चाहते हैं, अदालतें भी ये खुद लगाते हैं, टीवी पर भी बाहर भी। तो अब तो ये तो सूरत-हाल, तो ये जो केसेस के जो मुख्तलिफ ड्यू प्रोसेस होते हैं उसमें भी दो किस्म के जो है हम देखते हैं कि जो प्रोसीजर है उसमें मुख्तलिफ इदारे और दूसरी चीजें एफआईए हो गई, दूसरी चीज हो गई, तो वहां भी रिलीफ हम ज्यादा पीटीआई की तरफ देखते हैं। लेकिन अगर अपोजिशन को मिल जाए कोई रिलीफ तो फिर वहां क्वेश्चन मार्क ये खड़े कर देते हैं। ठीक है, चलें इसका इन सारी बातों का जवाब तो देंगे जनाब फरूख हबीब साहब। मैं एक छोटे ब्रेक ले लूं, फिर चौधरी जाफर इकबाल साहब कुछ कहना चाहते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं इस पर मजीद बात करें। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हम शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने के हवाले से बात कर रहे हैं कि उनको जाने नहीं दिया गया, किसकी गलती है और क्यों उनको रोका गया। चौधरी जाफर इकबाल साहब बहुत सारी बातों का जवाब देना चाहते हैं। जी चौधरी साहब, आप अपना नुक्ता रख दें, फिर मैं सवाल करता हूँ फरूख हबीब साहब से। जी पहले तो फरूख हबीब साहब ने बड़ा चबा चबा के कहा रात के अंधेरे में और पहले से टिकट ले ली। आप ज़रा अदालती कार्रवाई को देखें, रिटर्न टिकट नहीं थी तो कहा गया कि बनवा के लाइए और तब हम आपकी बात सुनेंगे कि आप कब जाना चाहते हैं और कब आना चाहते हैं। फिर ये है कि जब फ्लाइट जाएगी तब ही जाएंगे। टिकट और रिटर्न सिर्फ नहीं आप होती है एक रात के अंधेरे की बात करते हैं। अच्छा, वैसे ऐसा नहीं हुआ था चौधरी साहब, जो पहले से जो रिटर्न टिकट पहले से उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ था। मेरे ख्याल आप लोग नहीं सर, मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ ना, मैं क्योंकि कोर्ट रूम में मौजूद जी मैं भी आपको बताता हूँ ना, मेरी सुन लें। ये एसओपी है, रिटर्न टिकट बनाना पड़ता है। सुन लें फरूख हबीब साहब, जी फरूख हबीब साहब अब सुन लें, मुझे भी सुन लें, मुझे भी सुन लें। शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब की जेलों में कितनी रातें और कितने दिन गुजारे, नैब की कस्टडी के अंदर कितने दिन और कितनी रातें गुजारी। आप जो चीख कर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में और मीडिया पे बैठ के बातें करते हैं, आप बताइए कि आपको किस पाकिस्तान के किसी इदारे ने, किसी फ़र्द ने या मुस्लिम लीग नून ने कहीं इंटरप्ट किया हो कि आप अदालत के अंदर कोई कागज़ ना पेश करें, आप अपना केस ना साबित कर सकें। आशियाना स्कीम की बात कर लें, आप जो है वो साफ़ पानी की स्कीम की बात कर लें, आप ऑरेंज लाइन की, और ये सिलसिला आपसे नहीं शुरू हुआ, ये साकिब निसार साहब से शुरू हुआ था। जब वो बुला के पूछते थे कि आप ऑरेंज लाइन क्यों बना रहे हैं, जब बुला के पूछते थे कि ये आप लिवर ट्रांसप्लांट का हॉस्पिटल और इतनी महंगी तनख्वाह पे डॉक्टर क्यों रख रहे हैं, ये तब से सिलसिला शुरू है। लेकिन बताइए ये कि किसी एक शोबे के अंदर, किसी एक केस के अंदर, किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर अभी तक किसी अदालत ने ये कहा हो, और अभी जो शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत के तफसीली ऑर्डर आए उसके अंदर लिखा हुआ है कि नैब और नैब के प्रोसिक्यूटर कहीं साबित नहीं कर सके कि शहबाज शरीफ साहब ने किसी ऐसे काम के एवज कोई फेवर जो दी हो, किकबैक्स लिए हों या कोई अपने असासे बनाए हों, ये लिखा हुआ है ऑर्डर के अंदर। उसके बावजूद अगर आप ये शोर करते रहें तो अपनी जगह करते रहें, और जिन लोगों ने चोरी की और जिनके ऊपर केस बनने चाहिए उन्हें वजीर आजम रात के अंधेरे में मिलते हैं, जहांगीर खान तरीन साहब को, राजा रियाज साहब को वजाहतें देते हैं। ये आप किस केस का हवाला दे रहे हैं कि उनके मुंजमें तो साहब आप किस केस का हवाला दे रहे हैं जिसमें जिसकी जजमेंट में लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई चीज? जी मैं ये चीनी जी ये जो जमानत का फैसला आया जिसमें अभी जमानत हुई, इसी केस का हवाला दे रहा हूँ। आप सरफराज रोकर साहब का हवाला दे रहे हैं, लेकिन हजरत गुलाल साहब का भी अगर जो है वो भी पढ़ लें, उसमें वॉइस वर्सा बिल्कुल मुख्तलिफ चीज लिखी हुई है। जो जारी हुआ उसमें ऐसी बात नहीं। जी ये डिटेल जजमेंट जो है ना 26 सफ़ात की, ये मेरे हाथ में 26 के 26 सफ़ात मौजूद है सर। आप ये जो है वो आप गुजारिश सुन लेना मेरे पास भी। जी फिर अभी इरशाद आरफ साहब कह रहे थे कि पार्लिमान इकट्ठी होती है, ये हंगामा करते हैं, ये वहाँ ठट्ठा करते हैं। ये ठट्ठा और हंगामा नहीं करते जनाब। मियाँ नवाज शरीफ ने जिस शख्स ने आइन तोड़ा था, आपके ऊपर भी कदगन लगाई थी कि आप नहीं बोलेंगे, परवेज मुशर्रफ ने जजेस को जो है वो यरगमाल बनाया था, उसके खिलाफ किसने आईने पाकिस्तान से बगावत का मुकदमा किसने चलाया था? पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था, नवाज शरीफ ने किया था। जब दहशतगर्दी से निपटना था, सुन एक मिनट मुझे आप सुनेंगे, आप सुनेंगे। आगे बढ़ना मियां नवाज शरीफ ने आर्मी एक्ट
जी बढ़ते हैं आगे, पहले मुझे जरा दुरुस्त कर ले मुकम्मल कर ले के हवाले दुरुस्त करने दें। आर्मी को इख्तियारात दहशतगर्द अदालतों के किसने दिए थे? मियां नवाज शरीफ ने दिए थे, इसी पार्लियामान ने अंदर दिए थे। लेकिन आज ना आप पूछ सकते हैं ना कोई और पूछेगा। चौधरी साहब बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा मौजू जो है ना उससे आप बिल्कुल हट के बात कर रहे हैं, इसलिए मैं जरा उस पर वापस आना चाहूंगा। और फारूक हबीब साहब मुझे ये बताइए, ये साहब ने कहा ना कि पार्लियामान काम नहीं करती। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मेरा सवाल ये है फारूक हबीब साहब, तो मेरा फारूक हबीब साहब पास किया था, मियां नवाज शरीफ ने किया था ना। मैंने तो चौधरी साहब पार्लियामेंट की मासूमियत और बेबसी का रोना रोया था कि वो अपना काम भी नहीं करती, कुजा के वो अदलिया के काम में मुदाखलत करे या इंतजामिया के काम में हमने आर्मी एक्ट बनाया था, हमने आर्मी एक्ट पास किया, हमने आर्मी की अदालतों को इख्तियारात दिए और उसके तहत ट्रायल हुए, सजाएं हुई। चलें, मुझे अब ये बताइए फारूक हबीब साहब, ये बताइए कि एक सवाल कल अदालत में भी उठा था, अली बाकर रजवी साहब ने पूछा था डिप्टी अटॉर्नी जनरल से, और मैं आपके सामने भी सवाल रखता हूं, आप शहबाज शरीफ साहब को बाहर क्यों नहीं जाने देना चाहते और आप उनका कंडक्ट क्यों नहीं देखते? उनका कंडक्ट ये है, जो अली बाकर रजवी साहब के अल्फाज में आपको बता रहा हूं, उनका कंडक्ट ये है कि वो आशियाना और रमजान शुगर मिल में बेल होने के बाद 2 मरतबा बाहर गए और 2 मरतबा वापस आ गए और आखिरी फ्लाइट लेकर कोविड से पहले वापस आ गए, पाकिस्तान पहुंच गए कि मैं वहां पर स्टक ना हो जाऊं। आप उनका कंडक्ट देखते हुए यकीन क्यों नहीं करते कि वो जाएंगे तो वापस आ जाएंगे? देखिए बात यह है कि सलमान शहबाज गए हैं, वो वापस आए हैं, वो भी तो शहबाज शरीफ के साहबजादे हैं, वो इस केस के अंदर मेन मुलजिम हैं। और इसहाक डार गए हैं, वो भी तो उस वक्त वजीर खजाना थे, इनके रिश्तेदार ही हैं ना, नवाज शरीफ के समधी हैं, वो वापस आ गए हैं। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान गए हैं, वो वापस आ गए हैं। शहबाज शरीफ क्यों वापस आ गए थे? शहबाज शरीफ वापस आ गए थे जब कोरोना आया तो कोविड के सूरत हाल में इनको ये लगा कि पता नहीं मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं आते साथ जो है वो नेल्सन मंडेला बन जाऊँगा, कोविड के अंदर हुकूमत से हालात संभाले नहीं जाएंगे और मैं आके कहूँगा जी मैं मसीहा बन के यहाँ पर आ गया हूँ। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पर तो उनका अपना टीटियों वाला केस और खाता जो है वो खुला हुआ है, उसका भी उनको हिसाब देना पड़ेगा। और अभी आप देखें कि निकलते साथ ही उन्होंने जाकर उसी रोज़ दरख्वास्त दी, उसी रोज़ की टिकट करवाई, उसी रोज़ मुल्क से निकलने की तैयारी है। वो भाई पाकिस्तान में भी बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तान में भी काबिल लोग हैं, पाकिस्तान में भी आपका इलाज हो सकता है। अब तो स्काइप के ऊपर कंसल्टेंसी मिल जाती है, अब तो टेली हेल्थ केयर जो का निज़ाम मुतारफ हो चुका हुआ है, वो करें। आपका रेफरेंस के अंदर 12 गवाहों के ऊपर जुरा हो चुकी है, बाकी गवाहों के ऊपर हो रही है। आप यहाँ से चले जाते हैं, केस जो है उसके अंदर सुस्तरवी का शिकार हो जाता है, वो केस प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ सकेंगी। फिर आप कहेंगे देखा हमारे से कौन सा रिकवरी हो गई, हमें कौन सा सजाएं हो गई, एक नया नैरेटिव लेके सामने आ जाएंगे। जिस तरह अब नैरेटिव उठाया हुआ है और आसमां सर पे इस तरह उठाया हुआ है कि जैसे कोई बहुत ही ऐसे बंदे को रोक लिया गया है जिसके बहुत को ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो सलब कर लिए गए हैं। फिर वो आर्टिकल 15 का हवाला देके वो ये कह रहे हैं कि ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आईनी इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी है। नहीं, एक मिनट देखें, आर्टिकल 15 के हवाले पे तो बाद में आ जाएंगे। वो जो स्टाम्प पेपर शहबाज शरीफ ने जमा कराया था, जमानती तो वापस नहीं आया, आप जामिन को भी मुल्क से भागने दें। ये सवाल करवा था तो इसका जवाब पता है क्या आपसे पूछा गया था फारूक हबीब साहब? एक मिनट, आपसे पूछा गया था कि अगर वो वापस नहीं आया तो आपने क्या किया? आप दोबारा अदालत के पास गए कि ये जमानती ने जो जमानत दी थी आप क्यों नहीं गए? सर हमें जो टाइम पीरियड दिया गया था, मैं असल में जो है वो हमारी जो याद है वो बड़ी कमज़ोर हो जाती है। हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने 3 माह बाद रिव्यू किया था, राजा बशारत की कमेटी थी, उस कमेटी को ये मुतमिन नहीं कर सके थे इनकी रिपोर्ट्स, और उन्होंने मज़ीद तौसीक में इजाफा करने से हुकूमत पंजाब ने इनकार कर दिया था, वो भी अदालती फैसले का हिस्सा था। लिहाजा जो है अब उस दामन से ये पूछना चाहिए कि उसी कोर्ट में वो फैसला जमा करवा के अपना स्टाम्प पेपर जमा करवाया था कि नवाज शरीफ 4 हफ्तों बाद वापस आएंगे मुल्क में इलाज करवा के। अब तो जो है वो 4 क्या दर्जनों हफ्ते गुजर चुके हैं, 1.5 साल गुजर चुका है, नवाज शरीफ वापस नहीं आए। तो ये इनका कॉन्डक्ट है। अगर इनका आपने कॉन्डक्ट देखना है, इनका कंडक्ट जो है वो हमेशा राह फरार अख्तियार करने का है, इनका कंडक्ट हमेशा NRO लेने का है, इनका कंडक्ट जो है वो हमेशा इदारों का और कानून का मजाक बनाने का कंडक्ट है, और इनका कंडक्ट इदारों पर हमलों का कंडक्ट है। आज ये लॉकडाउन के दौरान जब सब इदारे बंद हैं, FIA के ऊपर जाकर इन्होंने लाहौर ऑफिस में धावा बोला है, उनकी तरफ से भी दरख्वास्त सामने आ गई है। इनके जो मेन रहनुमा है वो जाकर FIA के ऑफिस के ऊपर जो है वो धावा बोल के आए हैं। तो जब इनकी बात नहीं मानी जाती
और आप अब कंडक्ट इनका देखना है तो आप देखें कि नैब के दफ्तर में पेशियां जाते हैं, पत्थर बरसा के आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनको बुलाया था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हमला कर रहे थे। ये इनका कंडक्ट है, इदारों का ये एहतराम करते हैं। मुझे क्यों निकाला की दास्तान इन्होंने चलाई, जजेस को बुगस भरा किसने कहा, उनके बच्चों की जमीन तंग करने की, उनको धमकियां लगाने की बातें किसने की, इन्होंने की। ये इनका कंडक्ट है और इस कंडक्ट के तहत मैं तो नहीं समझता कि इनको किसी किस्म की कोई गुंजाइश मिलनी चाहिए। ये तो फिर ऐसा ही होगा ना कि जो गरीब चोर है, आम आदमी है, जो कमजोर है, वो जेलों में रहे और ये जो है वो मजे करते फिरे और लूटमार भी की हो, टीटियां भी लगाई हो और इनको कुपोषण वाला भी हो। रख लें। चले, मुझे ये वैसे बड़ी अजीब सी बात है शशि साहबा, ये बताइए कि ये हम लोग यहाँ पर इलाज कराना क्यों नहीं चाहते? जो पिटीशन अभी शहबाज शरीफ साहब ने दायर की थी अदालत में उनका नाम ब्लैकलिस्ट से निकालने के लिए, उसमें भी लिखा हुआ है कि पिटिशनर ने इस मुल्क में खिदमात सर अंजाम देते हुए सेहत और एजुकेशन के मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए। तो ये मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं उससे फ़ायदा क्यों नहीं उठाना चाहते हमारे सियासतदान? बाहर से ही क्यों इलाज कराना चाहते हैं? जब एक पेशेंट स्टेबल है, उसके सिर्फ टेस्ट होने हैं और उस पर कंसल्टेंशन लेनी है, तो टेस्ट तो जो है वो यहाँ पर भी परफॉर्म हो सकते हैं। क्लोनोस्कोपी, स्कैन्स वगैरह की सहूलत यहाँ पर मौजूद है। हम लोग क्यों नहीं इस तरफ करना चाहते? असद साहब, ये एक अहम संजीदा सवाल है, लेकिन सिर्फ एक शख्स पर उसकी जिम्मेदारी या वो नहीं आती कि वही ये प्रैक्टिस करता है। यहाँ एलिट क्लास में या जो तबकाती फ़र्क अनफॉर्चुनेटली तो है ना पाकिस्तान में, वो अलग बात है कि हिंदुस्तान के अगर मवाजना किया जाए तो माइनॉरिटीज़ का हम ज़्यादा ख्याल करते हैं। हमारे यहाँ दूसरी चीज़ों में कुछ ना कुछ बेहतरी हुई है, लेकिन अभी भी जो क्लास सिस्टम है उसमें ये मसाइल हैं और उसको जो मदीने वाली रियासत का दावा जो करते हैं यानी बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, उनको तो ज़्यादा जोर देना चाहिए। पाकिस्तान में मैं पीटीआई की बात कर रही हूँ, तो वो तो कहते हैं इस्लामिक वेलफेयर स्टेट। नून लीग की जहाँ तक बात हो या दूसरी पार्टीज की, तो जाहिर बात है इनको तो जनरल ज़िया के दौर में भी मौका मिला था, तो उसमें जो है मेगा प्रोजेक्ट्स ये उन्होंने बनाए भी होंगे, मैं नहीं कह सकती कि नहीं बनाए हैं, लेकिन यहाँ भी मसाइल है सिंध में। लेकिन आपने देखा होगा कि इतनी तनकीद के बावजूद हमारा पूरा फोकस इस वक्त सेहत पर। कल एक हम इफ्तिताह कर रहे हैं एक बहुत बड़े एक्सपो सेंटर में, जहाँ से वैक्सीनेशन एक दिन में 30 से 40 हज़ार लोगों की होगी। हम और हमारे लीडर्स तो आपने देखा उनको बाहर जाने का मौका भी नहीं मिलता और वो इतनी जिद भी नहीं करते, वो जेलों में यहीं गुजारते हैं, यहीं रहते हैं। नहीं, वैसे जेल में तो नहीं गुजारते। डॉक्टर आसिम हो या शर्जील मेमन हो, ये जेल में नहीं गुजारते, अस्पताल में गुजारते हैं अपना टाइम। तो भी है, लेकिन यहीं के हॉस्पिटल से, यहीं के जेल से, यहीं के वो हैं। लेकिन बहरहाल ये हकीकत है कि जो भी लोग रिगार्डलेस ऑफ एनी पार्टी एफिलिएशंस, जो भी जिसके बंदे में ये बस में होता है, वो चाहता है कि बाहर इलाज हो। हेल्थ एजुकेशन के हवाले से अभी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें करने की बाकी हैं, क्योंकि यहाँ डिक्टेटरशिप भी बीच में रही है, सिविलियंस को इतना वो नहीं। लेकिन अब तो बहरहाल जमहूरी सिस्टम में अब तो ये नहीं होना चाहिए बहाने, अब सबको जो है परफॉर्मेंस बेहतर करनी चाहिए। और ये जो हेल्थ और एजुकेशन की शोबे हैं, इस पर पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये हमारी, और कोरोना में हमने महसूस भी किया। हेल्थ और एजुकेशन पाकिस्तान की जरूरत है। आप कह रही हैं कि परफॉर्मेंस होनी चाहिए। बहरहाल हुकूमत ये दावा कर रही है कि वो एक शोबे में परफॉर्मेंस ज़रूर दिखा रही है, और वो जो है ख़ासतौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा कि लो इनकम तबके के लिए घरों की तामीर के हवाले से तो इसी में परफॉर्मेंस दिखा रही है। जी चलें, इस पर बात करते हैं। शशि प्रिय साहब, आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ये ब्रेक के बाद बाकी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा कुछ इस हवाले से भी बात करते हैं, जो घरों की तामीर के हवाले से। क्या 50 लाख घर का जो टारगेट था, ये 500 घरों के यूनिट हुकूमत लगा रही है, तो अपना जो टारगेट है उससे बहुत अभी भी दूर है। ये कैसे हो पाएगा? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। इरशाद आरिफ साहब, आपसे मैं शुरू करता हूं, फिर मैं फ़ारूक हबीब साहब के पास आता हूं और उस पर कमेंट करेंगे चौधरी जाफर इकबाल साहब। ये बताइए कि हुकूमत ने जो 50 लाख घरों का टारगेट रखा था, उसकी तरफ आहिस्तगी के साथ बढ़ रही है, और अभी 10 जो है वो साइट्स का प्राइम मिनिस्टर ने 2 दिन पहले इफ्तिताह किया है, रायमंड में इफ्तिताह किया 10 वर्चुअल साइट्स का। उसमें 500 यूनिट्स जो हैं वो छोटे घर 3-3 मरले के, 3.5 मरले के बनाए जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस इनिशिएटिव को, और क्या इस स्पीड के साथ हुकूमत अपने टारगेट को पहुँच पाएगी? मैं इस पर बात करता हूँ, लेकिन वो जनाब चौधरी जाफर इकबाल साहब बार बार कह रहे थे पार्लियामेंट की जो बात, मैंने जो नुक्ता उठाया था वो अभी तक बरकरार है कि 2012 में जनरल कियानी ने एक ब्रीफिंग में बताया कि जनाब वाला, हम जरदारी साहब से, सदर पाकिस्तान से कह रहे हैं कि जनाब स्वात में हमने ऑपरेशन किया है,
300-350 लोग हाई प्रोफाइल दहशतगर्द हमने गिरफ़्तार किए हुए हैं। हम अदालतों में इसलिए नहीं पेश कर रहे कि ये फ़ौरन रिहा हो जाएंगे, तो इसके लिए हमें जो और अगर हम इनको अफशा करते हैं नाम, तो हम वो मिसिंग पर्सन बनेंगे। हमारी एजेंसियों को हक हासिल नहीं है ना। उस वक्त कानून साजी हुई नवाज शरीफ साहब के और मुस्लिम लीग नून के 5 साल गुजर के नहीं हुए, अभी तक नहीं हुई। अब शायद कोई कोशिश हो रही है, तो वो मेरा नुक्ता वहीं का वहीं बरकरार है। अच्छा जी, रिहाइश के हवाले से भुट्टो साहब के दौर में काम हुआ। करूंगा नहीं, असदुल्ला साहब एक मिनट, असदुल्ला साहब एक मिनट, वापस आ जाता हूँ मैं आपके पास सर। मियां आपके पास आ जाता हूँ, बात सुन लें। मियां नवाज गिरफ्तार अफराद के हवाले से आपने कोई एजेंसी को इख्तियार दिया है? आपके 5 साल के दौर में 5 साल के दौर में कोई आपने इख्तियार दिया है? और शाहद आरिफ साहब को कर लेने दे बाद मुकम्मल जी, हमने दिया 5 साल के अगर दिया है तो आप बता दें मुझे। हमने 2 दफा इख्तियार दिया है। ठीक है जी, मियां नवाज चले सर, मैं जिस रुख पर आ रहा हूँ वक्त मेरे पास कम है। इरशाद साहब प्लीज चलिए। जाफर इकबाल साहब, इस पर पार्लियामेंट के रोल पर एक अलग से प्रोग्राम रख लेते हैं। 2 दफा हुई इस पर सर, जो पार्लियामेंट के का जो किरदार है या रोल है, उस पर हम अलग से प्रोग्राम रख लेंगे। जरा इस पर आ जाएं जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं। इस हवाले से भुट्टो साहब के दौर में काम हुआ जी, उसके बाद नवाज शरीफ साहब के दौर में भी ये काम शुरू हुआ जो रुक गया ये, और मौजूदा हुकूमत मैं समझता हूँ ये बेहतरीन काम है, होना चाहिए। सिर्फ इसमें एक रिजर्वेशन जो है वो ये है कि माजी में भी भुट्टो साहब के दौर में भी हमने फ्लैट्स बनाए, वो जो थे 7 मरला स्कीम थी, 5 मरला स्कीम थी जी। होता ये है कि जब आप इस तरह की स्कीम बनाते हैं और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही होती है, बहुत सस्ते वो कर रहे होते हैं, वो आम तौर पर गैर ज़रूरतमंद लोग लेने में कामयाब हो जाते हैं, या वो किराए पर चढ़ाते हैं या वो बेच देते हैं। ये माजी का तजर्बा है। मुनाफा कमाते हैं मुनाफा कमाते हैं, और हुकूमत और बैंक जो है वो बोझ बर्दाश्त करते हैं। एक अच्छी स्कीम दी थी जनाब अमजद साकिब साहब ने, जो अखुवत के सरबराह हैं, वो भी अब इस वक्त शरीक हैं। 5 अरब रुपया गवर्नमेंट ने उनको भी दिया हुआ है, मज़ीद भी 5 अरब शायद मंजूर हुआ है जी। वो ये कहते हैं, और ये बात दुरुस्त है, कि जनाब सबसे पहले जो शख्स ज़रूरतमंद है वो है जिसने अपनी मेहनत की कमाई से 2 मरले 3 मरले 5 मरले ज़मीन ख़रीदी हुई, मकान बनाने की पोजीशन में नहीं है। पहली तरजीह आपको वो लोग होने चाहिए। उनको आप महदूद कर्जे दें, ख़ुद वो बनाएं। ये ठेकेदार को दरमियान में लाएं जो ना लाएं जो मुनाफा कमाएगा, ठीक है, और उसको आप कर्जे देंगे, वो मकान बना भी लेगा, और वो उसकी जो संजीदगी है वो साबित हो रही है कि उसने मेहनत मजदूरी करके किसी न किसी तरीके से थोड़ी सी ज़मीन ख़रीद ली है और वो बनाने का ख्वाहिशमंद है। अब जब बना के देते हैं लोगों को तो उसका मिसयूज़ भी होता है। इसके अलावा कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब 50 लाख ना बने, 50,000 भी बन जाएँ, 10 लाख बन जाएँ, 5 लाख बन जाएँ, ना होने से बहुत बेहतर है। मैं समझता हूँ कि अगर ये कामयाब होता है प्रोजेक्ट, और इंशाल्लाह कामयाब होगा, तो जिस तरह नवाज शरीफ साहब के या भुट्टो साहब के बाज़ चीज़ें यादगार हैं, ये भी एक तरह का यादगार प्राइवेट। ठीक है, चलें फरोख साहब, कैसे इंश्योर करेंगे कि मुस्तहिक लोगों तक पहुंचे ये स्कीम? आप जो सब्सिडी दे रहे हैं और 14 लाख रुपए में घर दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, तो मुस्तहिक लोग तक पहुंचे, आपके कारकुन इससे फ़ायदा ना उठा कर ले जाएं। जी देखिए, इसमें बहुत चीज़ें बड़ी अहम हैं। मैं क्विकली आपको बताता चलूं कि इसमें पहली शर्त तो ये है कि इसका अहल शख्स वो होगा जिसका ये अपना पहला मकान होगा, उससे पहले वो मकान उसके नाम के ऊपर ना हो। दूसरी बुनियादी चीज़ ये है कि ये कम आमदन के लोगों के लिए है। नादरा का डाटा वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। नया पाकिस्तान हाउसिंग के साथ जो हमारा नेशनल अथॉरिटी है उसमें इनका डाटा रजिस्टर्ड है, और 3 लाख की सब्सिडी भी उन लोगों को मिलेगी जो कम आमदन वाले लोग हैं, लो कास्ट हाउसिंग उनके लिए बनाई जा रही है। और इसमें सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंज ये था कि हम एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं, एक ऐसा माहौल बनाएं। पहले इस मुल्क के अंदर मॉर्गेज मार्केट नहीं थी, बैंक्स जो हैं वो आम लोगों को हाउसिंग के लिए कर्जे फराहम नहीं कर रहे थे। 3% के ऊपर हाउस बिल्डिंग फाइनेंस और बड़े जो बैंक से वो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते थे, और वो उन लोगों को पैसा देते थे जिनके बड़े बड़े कारोबार थे। कम आमदन वालों के लिए कभी स्कीम इस तरह नहीं आई। मैं ये समझता हूँ कि इसकी कामयाबी जो है
वो इमरान खान साहब हर जुमेरात को इसके ऊपर खुद मीटिंग करते हैं। बैंक्स को पाबंद बनाया है। 340 अरब रुपया इस साल उन्होंने तकसीम करना है। 60 अरब रुपए की बैंक्स को अभी तक दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। 20 अरब रुपए के लोन अप्रूव हो चुके हैं इस सारे मामले के हवाले से। और आपके इल्म में है कि सिर्फ 1% घर बनाए जा रहे हैं जो पंजाब की कम आमदन वाला जो तबका है, जिनकी तादाद पंजाब की आबादी की 68% है। और ये आपको पता है बड़ी अहम फिगर है। और वो लोग जो किराए के मकान के ऊपर रहते हैं, 15 से 20 हज़ार रुपया किराया देते हैं, उनके लिए बहुत आसान है कि 10,000 रुपया महीने की किस्त दे के घर के मालिक बन जाएंगे। 10 साल बाद उसी घर की कीमत भी बढ़ेगी। और इसमें हम मेक श्योर करेंगे कि मेरिटोक्रेसी के ऊपर ये घर लोगों को तकसीम किए जाएं और इसमें वही लोग आएं जो हकीकत में जरूरतमंद हैं। दूसरा पहलू यह है, इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल कर लिया गया है कि प्राइवेट सेक्टर भी लो कॉस्ट हाउसिंग के अंदर आ रहा है। तो हमारा काम था एक माहौल बनाना, इसका पहिया चलाना। वो माहौल बन गया है। बैंक्स आ चुके हैं और उनके लिए कवानीन ऐसे बनाए गए हैं जिसके अंदर आसानियां पैदा की गई हैं ताकि बड़ी तादाद में लोग अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं इसके अंदर इनिशिएट कर सकें। अब बड़ी तादाद के अंदर जो है वो घर बनने का आगाज हो चुका है। जो पेरी अर्बन मंसूबा शुरू किया गया है उसके तहत पूरे पंजाब के अंदर, जो पंजाब में 143 तहसीलें, उन तमाम तहसीलों में बतदरीज इसके ऊपर काम शुरू होगा। अभी 39 तहसीलों में 41 मुकामात के ऊपर जो है घर शुरू किए गए हैं, जिसकी जिम्मेदारी FWNLC को दी गई है, जो 1 साल के अंदर जो है इसको मुकम्मल करेंगे। इसके अलावा LDA ने 35,000 फ्लैट्स का इनिशिएटिव अलग शुरू किया है। पहले मरहले में वो 4,000 फ्लैट्स बना रहे हैं। इसी तरह पंजाब हुकूमत का एक इदारा फाटा है जो घर बना के दे रहा है, जहां पर प्राइवेट हाउसिंग कॉलोनीज भी उनके साथ इस इनिशिएटिव का हिस्सा बन चुकी हैं। वो भी अपनी प्राइवेट सोसाइटीज के अंदर बाकायदा एक हिस्सा लो कास्ट के लिए मुकर्रर कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं समझता हूं कि आम आदमी इसका बेनिफिशियर है। ठीक है, चलें, देखने में तो ये बड़ी अच्छी चीज लग रही है, लेकिन कैसे आप इसको जाफर इकबाल साहब कमेंट करेंगे? आप अप्रिशिएट करते हैं जो इनिशिएटिव लिया गया हुकूमत का, चलें किसी मैदान में तो काम कर रही है? जी मैं पहले तो फिर मेरी टाइम कम है सर, एक डिसाइड कर लें यहाँ पे इसको जवाब रिस्पॉन्ड करना है उसका रिस्पॉन्ड। 2014 और 15 में आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम करके दहशतगर्दों और मुल्की सालमियत पर हमला आप कह चुके हैं सर, खिलाफ निपटने के लिए जो है वो फौजी अदालतों को इख्तियार दिया गया। और ये आपको याद होगा कि चेयरमैन सेनेट रजा रबानी उठ के चले गए थे जब ये सेनेट के अंदर पास हुआ। उनका एक अपना नुक्ता नजर था इसके बारे में। जी टाइम सर खत्म हो रहा है, ये इस हाउसिंग के ऊपर। जी 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 इन्होंने जिस तरह के नारे और वादे लगाए थे और जो कुछ आज हो रहा है बहुत मुख्तलिफ है। मुश्ताक यूसुफी साहब बहुत अच्छा अदबी जो है वो मज़ाह लिखते रहे। उनका कहना यह है कि जब आप बैंक वालों को ये साबित कर दें कि आपको कर्जे की ज़रूरत नहीं, तब वो आपको कर्जा फराहम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब कितने लोग हैं जो 30 लाख का कर्जा लेने के एलिजिबल हैं और वो ले सकेंगे? क्या वो लोग हैं जो तब PTI के मुखातिब थे? फिर ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कुछ जगहों पे प्लॉट बना के और डेवलपमेंट करके लोगों को दिए। ये वहाँ पे प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि बिजनेसमैन आए, वो बैंकों से कर्जा लें और वो मकान बना के आगे करें। इनका तस्वर कुछ था, आज ये कहीं और पहुंचे हुए हैं। सूद के ऊपर घर देने में कितने लोग ऐसे मॉडल और है बैंक जाफर से साहब, अपने आप को इसका अहल कहलवाएंगे। देख लें। सही जी मुझे इल्म है सारी चीजों का इल्म है। ठीक है, बहुत सारे वक्त मेरे पास खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया जाफर इकबाल साहब, आरिफ साहब और प्रोग्राम में सच्ची प्लेजू भी हमारे साथ शरीक रहीं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।